भाग 46। पूजा होने के बाद आर्तिका जी मन्नत को अपने साथ किचन में ले गई। किचन को देखकर मन्नत को घबराहट होने लगी। उसे किचन में आना कम ही पसंद था। आर्तिका जी ने मन्नत को देखा और बोली, आज सबके लिए आप कुछ मीठा बनाएंगी, ये शगुन है और ये सिर्फ आज ही करना होगा। बाकी हमेशा कुकी खाना बनाते हैं, तो आप जल्दी से सबके लिए कुछ मीठा बना दीजिए। बाकी सब कुक देख लेंगे। कौन सा सामान कहाँ है ये आपको नौकर बता देंगे। हम कुछ देर में आते हैं, तब तक आप काम शुरू कीजिए। इतना कहकर आर्तिका जी किचन से बाहर निकल गई। उनके जाते ही मन्नत ने चैन की सांस ली और पूरे किचन को देखने लगी। सबसे पहले उसने देखा किचन में चिमनी तो है, चलो अब उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मन्नत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ज्यादा कुछ बनाना आता ही नहीं है। उसकी मम्मी ने उसे सूजी का हलवा बनाना सिखाया था और मन्नत उसकी रेसिपी याद करने लगी, पर वो सब कुछ भूल चुकी थी। मन्नत को डर लगने लगा। उसने इधर उधर देखा कि नौकर चाकर खड़े थे। मन्नत अपने मन में बोली, मम्मी मैं तो सब कुछ भूल गई, अब मैं क्या करूंगी। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है, वरना मम्मी से पूछ लेती। ओ ठाकुर जी प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वरना मुझे डांट पड़ेगी। मैं क्या करूं। मन्नत अपनी टेंशन में गुम थी। तभी दादी सा किचन में चली आई और मन्नत को देखकर उसके पास आकर बोली, क्या हुआ मन्नत, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं बेटा। दादी सा की आवाज सुनकर मन्नत को अपनापन महसूस हुआ और वो जल्दी से उनके गले लग गई। दादी सा ने उसकी पीठ सहला दी और कहा, क्या हुआ बेटा, आप घबराई हुई क्यों है। मन्नत उनसे दूर हुई और मासूम चेहरा बनाकर बोली, दादी सा मैं तो भूल गई सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं। दादी सा बोली, तो कोई बात नहीं, आप कोई और हलवा बना दीजिए। मन्नत बोली, बाकी किसी भी तरह का हलवा बनाना मुझे नहीं आता दादी सा। मन्नत की बात सुनकर दादी सा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, और क्या क्या बनाना आता है आपको। मन्नत बोली, मैं 5 मिनट में मैगी बना सकती हूँ, कॉफी भी बना सकती हूँ और भिंडी की सब्जी बनानी आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। दादी सा ने आह भरी और बोली, पर बेटा आज आपकी पहली रसोई है, सबको कुछ खिलाना तो होगा ही। मन्नत बोली, दादी सा मैं सबके लिए मैगी बना लेती हूँ, टेस्टी सी, उसकी टेस्ट को भूल ही नहीं पाएंगे सब। दादी सा बोली, इस घर में मैगी कोई नहीं खाता, अभ्युत को तो मैगी का नाम तक पसंद नहीं है, और वैसे भी अभी आपको कुछ मीठा बनाना है बेटा, बाकी नाश्ता तो नौकर बना ही लेंगे। मन्नत बोली, मीठे में कॉफी बना दूं क्या दादी सा। दादी सा ने अपना सर पीट लिया और प्यार से बोली, अरे हमारी मासूम छोटी बहू, ऐसा नहीं चलता, आर्तिका को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। मन्नत दादी सा के हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज दादी सा, मासा से कुछ मत कहना, मुझे उनसे और राना जी से बहुत डर लगता है, मैं कुछ भी करके मीठा बना लूंगी पक्का। दादी सा बोली, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके साथ, चलिए जैसा जैसा हम कहते हैं आप वैसा वैसा करती जाइए। मन्नत खुश हो गई और दादी के गले लग गई। दादी सा को भी उस पर खूब प्यार आया और फिर उन दोनों ने मिलकर अपना काम शुरू कर दिया। जैसे जैसे दादी सा बोलती जा रही थी मन्नत वैसे ही कर रही थी। दादी सा खुद से कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके हाथों का स्वाद आर्तिका जी पहचान जाती है और फिर मन्नत को डांट पड़ सकती है, इसलिए दादी सा सिर्फ उसे गाइड कर रही थी। कुछ देर बाद किचन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर मन्नत खुश हो गई और बोली, वाह मेरा सूजी का हलवा तो रेडी हो गया, अब इसे मैं खाऊंगी। दादी सा बोली, अरे रुकिए रुकिए, पहला इसका भोग लगेगा भगवान को, फिर सब लोग खा सकते हैं। ठीक है बेटा। मन्नत रुक गई और बोली, जल्दी से भोग लगाओ ना, फिर इसे मैं अपना भोग बनाऊंगी। दादी सा उसे देखकर हंसने लगी और उन्होंने नौकर से कहकर आर्तिका को बुलावा दे दिया। कुछ देर बाद आर्तिका जी किचन में आई तो उन्हें भी हलवे की महक आई, जो काफी अच्छी लग रही थी। आर्तिका जी ने बर्तन में रखे हलवे को देखा और बोली, ठीक है अब इसका भोग लगेगा ठाकुर जी को, मन्नत आप ही भोग लगाएंगी, ठीक है। मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया और आर्तिका जी ने एक कटोरी में थोड़ा सा हलवा लिया और उसे मन्नत को थमा दिया। मन्नत हलवे को लेकर पूजा घर में चली गई और उन्हें भोग लगाकर बोली, थैंक यू ठाकुर जी, आपने सही वक्त पर दादी सा को भेज दिया और मैं डांट खाने से बच गई, आप इसी तरह हमेशा मेरा साथ देते रहना। मन्नत वापस किचन में चली गई और चुपचाप खड़ी हो गई। आर्तिका जी ने उसे देखा और बोली, जब हम आपको आवाज दें तब आप सबके लिए हलवा परोसकर बाहर डाइनिंग एरिया में ले आना। आर्तिका जी किचन से बाहर चली गई और नौकर बाकी नाश्ते की तैयारी करने लगे। मन्नत खुशी से दादी सा के गले लग गई और बोली, आप कितनी क्यूट हो दादी सा, मुझे तो मजा आ गया आपसे मिलकर, चलो अब अच्छा है मैं अपनी जिंदगी आपके साथ आराम से बिता पाऊंगी, क्योंकि आप है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खासकर मासा और राना जी से। दादी सा बोली, बिल्कुल सही कहा, हम है ना आपके लिए, आपको कभी कोई डांट नहीं सकता, हमारी मासूम नन्ही सी बहू। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। दादी सा ने कहा, मन्नत आप हलवे को अलग अलग कटोरी में सर्व कर दीजिए, तब तक हम बाहर जाते हैं। जाते जाते दादी सा ने नौकरों से मन्नत की हेल्प करने को कहा और वहां से चली गई। एक नौकर ने मन्नत को कांच के खूबसूरत छोटे छोटे बाउल पकड़ा दिए। मन्नत सभी में हलवा परोस रही थी और उन सबको उसने एक ट्रे में रख दिया। उसकी नजर बार बार हलवे पर जा रही थी, वो बहुत टेस्टी दिख रहा था। डाइनिंग टेबल पर अजय जी, सानिया, दादी सा और आर्तिका जी बैठे हुए थे। सभी को अभ्युत का इंतजार था। वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर डाइनिंग एरिया की तरफ ही आ रहा था। सानिया और दादी सा उसे देखकर एक दूसरे को इशारा करके हंस रही थी। इसकी खबर अभ्युत को नहीं थी। वो अपने उसी घमंडी और रौबीले अंदाज में बिना किसी भाव से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और दमदार आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। दादी सा ने अभ्युत को गौर से देखा कि कुछ तो दिखे। दादी सा अभ्युत के गले को गौर से देख रही थी, पर उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उन्होंने सानिया को इशारा किया तो वो भी गौर से देखने लगी, उसे भी कुछ दिखाई नहीं दिया। अभ्युत अपने फोन में बिजी था। तभी आर्तिका जी बोली, मन्नत सबके लिए मीठा लेकर आइए। मन्नत का नाम सुनते ही अभ्युत की आंखें गहरी हो गई। उसे याद आया कि इस लड़की ने कैसे उसे इग्नोर करते हुए बिना बताए रूम से बाहर निकल गई थी और अब अभ्युत उसे अच्छा खासा सबक सिखाना चाहता है, पर एक बार वो उसके हाथ लग जाए उतनी ही देरी है। आर्तिका जी की आवाज सुनकर मन्नत ने ट्रे को अपने हाथ में ले लिया और किचन में से बाहर जाने लगी। उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसे साड़ी पहनकर काम करने की आदत नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से धीमे कदमों चलती हुई डाइनिंग टेबल के पास पहुंची। अभ्युत ने नजरें उठाकर उसे जुनून से देखा। वो एकदम लाल परी दिख रही थी जो गहनों से लदी हुई थी। अभ्युत ने शैतानी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और वापस अपने फोन में देखने लगा। तभी उसने दोबारा मन्नत की तरफ देखा जो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। उसके पैर साड़ी की प्लीट्स में अटकने ही वाले थे। तभी अभ्युत बिना किसी भाव से और बड़ी शांति से बोला, आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है तुम्हें। अभ्युत की आवाज सुनकर मन्नत झिप गई और आराम आराम से चलकर उन सब की तरफ बढ़ने लगी। उसने डाइनिंग टेबल पर ट्रे रख दिया और एक तरफ खड़ी होकर खुशी से सबको देखने लगी। आर्तिका जी ने उसे इशारा किया तो वो समझ गई और अजय जी के दूर से पैर छुए। उन्होंने मन्नत को आशीर्वाद दिया और बोले, खुश रहिए बेटा।
मन्नत वहीं खड़ी थी, तभी अभ्युत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मन्नत उसकी आंखों से डर गई और उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। नौकरों ने टेबल पर बाकी नाश्ता भी लाकर रख दिया। दादीसा ने मन्नत को भी बैठने को कहा तो वो उनके पास जाने लगी। तभी अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ लिया जो किसी ने नहीं देखा था। मन्नत डर के मारे उसकी तरफ देखने लगी तो अभ्युत उसे गुस्से से घूरने लगा। उसने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे खींचा और अपनी बगल वाली चेयर पर बिठा दिया। आर्तिका जी ने नौकरों को इशारा किया तो उन्होंने सबको नाश्ता सर्व कर दिया और मन्नत के द्वारा बनाया हुआ हलवा भी सर्व किया। मन्नत ने अपनी प्लेट को देखा तो उसने मुंह बना लिया और बोली, ये क्या है? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी मन्नत छिप गई और चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी। दादीसा को हंसी आ रही थी। उन्हें पता था ये लड़की ऐसा उबला हुआ खाना नहीं खाती होगी। दादीसा मुस्कुराते हुए बोली, ये है पालक के पैनकेक्स, वेजिटेबल ओट्स और उबली हुई सब्जियां, और इसके साथ आपके प्यारे प्यारे हाथों से बना हुआ सूजी का हलवा। मन्नत ने नाश्ते को देखकर मुंह बना लिया। कल रात को तो अच्छा डिनर था, आज ये सब क्या सर्व कर दिया इन लोगों ने। मन्नत को पता था ऐसा खाना उसका भाई मिहिर अक्सर खाता रहता है, पर मन्नत कभी ऐसे खाने को देखती तक नहीं है। उसे तो पराठे पसंद है। मन्नत ने हिम्मत की और धीमे से बोली, दादीसा मुझे आलू के पराठे मिल सकते हैं क्या? मन्नत की बात सुनकर एक बार फिर सब लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे वो कोई अजूबा हो। सबकी नजर खुद पर देखकर मन्नत ने बड़ी मासूमियत से अपनी नजरें झुका ली और बोली, भैया ये सब खाते हैं पर मैं नहीं खाती। मैं तो आलू के पराठे खाती हूँ, मम्मी के हाथ के या रूमी आंटी के हाथ के, जो हमारी कुक है। मन्नत की मासूमियत देखकर दादीसा को उस पर बहुत प्यार आया। वे कुछ बोलती उससे पहले अभ्युत अपनी दमदार आवाज में थोड़ा जोर से बोला, आज से आलू के पराठे भूल जाओ, तुम्हारी हेल्थ अब मेरे हाथ में होगी। तुम सिर्फ हेल्थी फूड ही खाओगी जो मैं खाता हूँ, और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। सब लोग नाश्ता शुरू कीजिए। अभ्युत की बात सुनकर मन्नत को रोना आ गया। उसने मुंह उतार लिया और अपनी प्लेट को देखने लगी। उसे अपने घर की, अपनी मम्मी पापा भाई की और खास करके अपने आलू पराठे की याद आ रही थी। इस घर में तो कोई भी आलू के पराठे नहीं खाता है। सब लोग ये उबला हुआ खाना खाते हैं जिसे मन्नत देखती तक नहीं है। दादीसा को मन्नत का उतरा हुआ चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। कितनी मासूम है ये लड़की, अभ्युत इसके साथ इतनी सख्ती से कैसे पेश आ सकता है? आर्तिका जी ने मन्नत की हरकतें देखी और गहरी सांस लेते हुए बोली, सब लोग पहले थोड़ा सा हलवा लीजिए, शगुन होता है। सभी ने हलवे को टेस्ट किया सिवाय अभ्युत के, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये सब चीजें नहीं खाता है। सबको हलवा अच्छा लगा। सबने मन्नत की तारीफ की सिवाय आर्तिका जी और अभ्युत के। मन्नत अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और उसने भी अपना हलवा खाया। उसे भी बहुत टेस्टी लगा। अभ्युत उसे देख रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मन्नत ऐसे घी तेल वाला खाना खाए। उसकी सेहत के लिए ये सही नहीं था। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 47। मन्नत जमकर हलवा खाई जा रही थी और अभ्युत उसे गुस्से से घूरता जा रहा था। मन्नत एक और कटोरी लेने लगी, तभी अभ्युत ने टेबल के नीचे से उसकी जांघ पर अपना हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। अचानक ऐसा होने से मन्नत जोर से बोल पड़ी, सॉरी सॉरी, नहीं खा रही पक्का। अभ्युत ने गुस्से से उसे घूरा क्योंकि सब लोग मन्नत को अजीब नजरों से देख रहे थे। मन्नत को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपना थूक कटका और बोली, वो मैं कह रही थी कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इसलिए अब मैं नहीं खा रही पक्का। दादीसा और सानिया को मन्नत पर हंसी आ गई और सब लोग अपना अपना नाश्ता करने लगे। अभ्युत अभी भी उसे घूर रहा था और उसने थोड़ा कसकर ही मन्नत की जांघ को दबा दिया और उसे आंखों से इशारा करके ओट्स खाने के लिए कहा। मन्नत ने हाँ में अपना सर हिला दिया और चुपचाप ओट्स खाने लगी जो बेस्वाद थे। मन्नत मुंह बना बनाकर उसे खा रही थी। आर्तिका जी ने नाश्ता पूरा किया और कहा, मन्नत आपके भैया आपको लेने आ रहे हैं पगफेरे की रस्म के लिए, तो आप तैयार हो जाइए और कल आपको वापस भी आना है। आर्तिका जी की बात सुनकर मन्नत के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां छा गई और वो खुशी से बोली, हाँ मासा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस भैया जल्दी से आ जाए। अभ्युत मन्नत को गुस्से से घूर रहा था। उसने तो सोचा था कि वो आज रात को मन्नत को सबक सिखाएगा ताकि वो लाइन पर आ जाए, पर वो तो आज रात के लिए अपने मायके जा रही है और ऊपर से वो खुश भी कितनी हो रही है। अभ्युत को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो अपनी रौबदार आवाज में बोला, अभी जाकर शाम तक वापस आएगी मन्नत। सब लोग हैरानी से अभ्युत को देखने लगे। मन्नत को भी उसकी बात अच्छी नहीं लगी और वो मुंह उतार कर उसे देखने लगी। तभी अभ्युत ने अपने हाथ पोंछकर सख्ती से कहा, तुम जाओ अपने भाई के साथ, शाम को आता हूं मैं तुम्हें लेने और मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए, दैट्स इट। इतना कहकर अभ्युत अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से डाइनिंग एरिया से बाहर चला गया। उसके जाते ही मन्नत ने अपना मुंह उतार लिया और उम्मीद से दादीसा की तरफ देखने लगी। तभी दादीसा बोली, बेटा अभ्युत के आगे किसी की नहीं चलती, और वैसे भी पगफेरे की रस्म के लिए आपका थोड़ी देर मायके जाना ही काफी है, और आपको अलग से जाना हो तो फिर कभी आराम से चली जाइएगा, कोई मना नहीं करेगा। आर्तिका जी बोली, मन्नत अभ्युत का कहना ठीक है, जाइए आप अपने रूम में जाइए और जल्दी से रेडी हो जाइए, आपके भैया आते ही होंगे, हमने उन्हें कॉल कर दिया है। मिहिर का नाम सुनते ही सानिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन खुश होने लगी। मन्नत अपनी जगह से खड़ी हुई और ऊपर अपने रूम में चली गई। अभ्युत भी कंपनी के लिए निकल गया था। कुछ देर बाद मिहिर राणा पैलेस पहुंच गया था और हॉल में सोफे पर बैठकर दादीसा से बातें करने लगा। सानिया उसे देखे जा रही थी और मिहिर भी रह रहकर उसे देख रहा था। मन्नत ऊपर से नीचे आई और मिहिर को देखकर बहुत खुश हो गई। मन्नत उसके गले लग गई और मिहिर ने उसकी पीठ सहला दी। कुछ देर बातें करके मिहिर मन्नत को लेकर राव हाउस के लिए निकल गया। मिहिर ड्राइव कर रहा था और मन्नत अपना हैंडबैग लिए आराम से उसके बगल में बैठकर दुनिया भर की बातें किए जा रही थी। मिहिर उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे उसकी मन्नत बहन से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वो लोग राव हाउस पहुंच गए, जहां घर के बाहर ही मानव जी और सोनल जी मन्नत के लिए पलके बिछाए उसके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही मिहिर की गाड़ी उनके घर के आगे पहुंची, दोनों खुश हो गए। अब उनके घर में उनकी रौनक, उनकी बेटी लौट आई थी। मन्नत तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गई और भागते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मानव जी की आंखों में भी पानी भराया था। उन्होंने कसकर मन्नत को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरा बच्चा। मन्नत उनसे चिपकी हुई थी और कुछ देर बाद वो चारों घर के अंदर चले गए। अंदर आते ही सोनल जी उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई और उसे चेयर पर बिठा दिया। बाकी सभी भी चेयर पर बैठ गए। सोनल जी मन्नत को प्लेट सर्व करते हुए बोली, आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है और खासकर आलू का पराठा।
इतना सुनते ही मन्नत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो खाने पर टूट पड़ी। उसे देखकर मिहिर ने अपना सर पीट लिया। वहीं मानव जी और सोनल जी बहुत खुश हो गए। अच्छा खासा नाश्ता करने के बाद सब लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे, या यूं कहूं मन्नत सबको अपने ससुराल के बारे में बता रही थी। सब उसे प्यार से सुन रहे थे। मन्नत तरह तरह के मुंह बनाते हुए बोली, पापा वो सब लोग तो मिहिर भैया जैसा बोरिंग खाना खाते हैं जिसमें कोई मसाला और तेल नहीं होता। छी, मुझे तो उल्टी हो रही थी पर चुपचाप खाना पड़ा। कोई डांटे ना इसलिए। मैंने जो सूजी का हलवा बनाया था ना वो सबको पसंद आया, पर आपकी जमाई साहब ने तो उसे छुआ भी नहीं, वो मीठा खाते ही नहीं। मानव जी बोले, अरे मेरा मासूम सा बच्चा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाएंगे। मन्नत बोली, हाँ पापा, मैं सबको आलू का पराठा खाना सिखा दूंगी, देख लेना आप। और आपकी जमाई साहब को तो मेरी तरह ही आलू के पराठे का दीवाना बना दूंगी। मन्नत की बात सुनकर सबको हंसी आ गई और सोनल जी उसे गौर से देख रही थी। उन्हें जानना था कि उनकी बेटी ने अपना हर धर्म सही से तो निभाया है ना। मिहिर बोला, आप लोग बातें करिए, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कहीं केसेस छोड़कर आया हूँ। इतना कहकर मिहिर मन्नत के पास आया और उसके माथे को चूम कर वहां से निकल गया। कुछ देर बातें करने के बाद मानव जी भी अपने रूम में जरूरी काम करने के लिए चले गए। सोनल जी मन्नत को लेकर उसके रूम में चली आई। मन्नत अपने बेड पर पसर कर लेट गई। सोनल जी उसके पास बैठ गई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, रूफी सब ठीक है ना बेटा? मन्नत उबासी लेते हुए बोली, हाँ। सोनल जी बोली, बेटा तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई ना ससुराल में? मन्नत बोली, नहीं सब कुछ ठीक है और मैंने मस्त नींद भी ले ली वहां पर। आपको पता है मम्मा, मैं आज सुबह बहुत लेट उठी थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि आज तो पक्का डांट पड़ेगी, फिर मैं बच गई। सोनल जी बोली, ध्यान रखा कर, ऐसे देर तक सोना ठीक नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी और जमाई साहब के बीच सब कुछ ठीक है? मन्नत बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, बस उन्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आता है पर जल्दी चला भी जाता है मेरे मासूम चेहरे को देखकर। सोनल जी बोली, तुम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़े हो ना? मतलब जो मैंने तुम्हें बताया था वैसा सब कुछ हुआ है ना? मन्नत को अपनी फर्स्ट नाइट याद आने लगी, कैसे अभ्युद उसे चूम रहा था, उसके बदन को अपने अंदर समाने जा रहा था। अभ्युद और उसके होंठ कैसे आपस में मिल गए थे। सब कुछ याद करके मन्नत का चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखकर सोनल जी ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, सब ठीक है ना बेटा? मन्नत ने बिना रुके सोनल जी को अपनी फर्स्ट नाइट की हुई एक एक बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद सोनल जी ने उसके माथे पर एक चपेट लगा दी। मन्नत खड़ी हुई और हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो भी बोली, बुद्धू कहीं की, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? सच में मुझे जमाई साहब के लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुमने उन्हें बहुत परेशान किया। अब आज रात को ऐसा कुछ मत करना प्लीज रूफी। मन्नत बोली, हे ठाकुर जी, मम्मी मैंने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैंने उन्हें कुछ भी करने से रोका नहीं था, वो अपनी मर्जी से रुक गए थे और सो गए थे। सोनल जी बोली, तो आज कुछ भी गलत मत होने देना, सब कुछ प्यार से और खुशी से होना चाहिए, तुम दोनों को अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, समझ रही हो ना? मन्नत ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी माँ की गोद में सर रख दिया। सोनल जी उसके माथे को सहलाने लगी। शाम होने को आई थी। मन्नत अपने बेड पर आराम से नींद ले रही थी। मानव जी अपने रूम में जरूरी काम कर रहे थे और सोनल जी किचन में थी। लगभग 6 बजे के आसपास राव हाउस के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शक्ति बाहर निकल आया। उसने पीछे का गेट खोला तो अभ्युद अपने घमंड से बाहर निकल आया। उसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड आगे आया और खुशी से बोला, आइए जमाई साहब, आपका स्वागत है। अभ्युद ने हल्का सा गर्दन को हिला दिया। तभी सोनल जी और मानव जी घर के मेन गेट पर आए और अभ्युद को देखकर खुश हो गए। मानव जी उसके पास आए और उसे सम्मान के साथ अंदर ले आए। अभ्युद ने अपने सास ससुर के पैर छुए और बिना किसी भाव से हॉल में सोफे पर बैठ गया। तब तक मिहिर भी लौट आया था और वो भी अभ्युद के पास बैठ गया। मानव जी भी वहीं बैठ गए और अभ्युद की तरफ खुशी से देखने लगे। सोनल जी किचन में चली गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। अभ्युद अपनी तेज नजरों से इधर उधर मन्नत को ढूंढ रहा था। आज सुबह से वो उसके लिए तड़पा था और ऊपर से ये लड़की उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। अभ्युद को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की की मनमानी बढ़ती ही जा रही है, उसे लाइन पर लाना ही होगा। मिहिर बोला, सो व्हाट्स गोइंग ऑन? अभ्युद ने मिहिर की तरफ देखा और अपनी रॉब में बोला, जस्ट एज ऑलवेज। मिहिर बोला, नाइस। मानव जी बोले, बाकी सब ठीक है बेटा घर पर? अभ्युद बोला, जी सब लोग ठीक है। मानव जी और मिहिर समझ रहे थे कि अभ्युद को कम बोलने की आदत है, इसलिए वे दोनों भी उससे कम ही बात कर रहे थे। अभ्युद अपनी जुनूनी निगाहों को इधर उधर दौड़ा रहा था पर उसे अपनी बच्ची अभी तक नजर नहीं आई थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सोनल जी नौकरों के साथ ढेर सारा नाश्ता लेकर आई और टेबल पर सजा दिया। सोनल जी प्यार से अभ्युद को देखकर बोली, लीजिए जमाई साहब। अभ्युद बोला, थैंक यू बट मुझे भूख नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, क्या आप मन्नत को बुला देंगी? दादी सा ने कहा है कि उसे मुहूर्त से पैलेस ले जाना है। सोनल जी बोली, हाँ मैं अभी उसे बुला देती हूँ, आप थोड़ा सा तो खाइए। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।